Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 1 of class 9th and the topic is the French Revolution. This is the 11th video of this chapter. इससे पहले मैं 10 वीडियोस कर चुकी हूँ और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लेडीज़ का क्या पार्टिसिपेशन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। तो हमने देखा कि लेडीज़ ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने इस रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट इस होप से किया था कि इन फ्यूचर उनकी जो कंडीशन है, लेडीज़ की जो पोजीशन थी उस वक्त, उसमें थोड़ा सुधार आ सके और लेडीज़ की जो कंडीशन है उसके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सके। तो धीरे धीरे जो लेडीज़ थी उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिया, न्यूज़पेपर्स वगैरह उन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अबाउट 60 वुमेंस क्लब केम अप इन द डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़ और यहाँ तक कि फ्रांस के अंदर लगभग 60 वुमेन क्लब्स बन चुके थे, जिसमें द सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी एंड द रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। ये दो क्लब्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए। One of their main demand was that the women enjoy the same political right as the men। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी और जो लेडीज़ डिमांड कर रही थी इन पॉलिटिकल क्लब्स के थ्रू, वो था कि सेम पॉलिटिकल राइट उनको मिले। यानी जेंट्स को जिस तरीके से पॉलिटिकल राइट मिले हुए हैं और जो वोटिंग करने का राइट उनके पास है, उस तरीके से लेडीज़ को मिले। Women's were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen। लेडीज़ बहुत डिसअपॉइंट हुई जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 का, जिसके अकॉर्डिंग उनको पासिव सिटीजन माना गया, यानी उनको वोटिंग का राइट नहीं मिला। They demanded the right to vote to be elected to the assembly and the whole political offices। उन्होंने डिमांड रखी उनको राइट टू वोट मिले, असेंबली में उन्हें भी इलेक्ट किया जाए और उनको पॉलिटिकल ऑफिस में उन्हें भी पोजीशन मिले। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। और तभी उनको लगता था कि उनके वोटिंग का राइट मिल जाने के बाद, असेंबली में इलेक्ट होने के बाद ही वो अपने इंटरेस्ट के लिए मतलब अपने इंटरेस्ट को पूरा कर सकती है, अपने इंटरेस्ट को और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है इस न्यू गवर्नमेंट के सामने, और अपनी कंडीशन में भी वो इम्प्रूवमेंट कर सकती है जब उन्हें वोटिंग का राइट मिल जाएगा और जब उनको पॉलिटिकल ऑफिस में उनको पोजीशन मिलेगी। In the early years, the revolutionary government did introduce the law that helped the improvement the life of the woman। उसी के बाद कुछ ही सालों में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉ इंट्रोड्यूस किए जिसकी हेल्प से जो लेडीज़ थी उनकी जो लाइफस्टाइल थी और जो उनकी लाइफ थी उसके अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड द कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। अब क्रिएशन हुए स्टेट स्कूल्स के, गर्ल्स के लिए भी जो एजुकेशन थी उसको कंपलसरी कर दिया गया। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू अ मैरिज अगेंस्ट देयर विल। कोई भी फादर अपनी जो डॉटर है उसको फोर्सफुली मैरिज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। यानी अगर कोई गर्ल है वो अगर शादी करने के लिए राज़ी नहीं है तो उनके फादर उनको फोर्स नहीं कर सकते। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इनटू अ फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। और जो मैरिज होती थी वह कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो गई, यानी कि रजिस्टर्ड मैरिज अंडर सिविल लॉ, जिसमें फ्रीली जो है लेडीज़ और जेंट्स दोनों फ्री थे इस तरह की मैरिज करने के लिए। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय द बोथ मेन एंड मैन। जो डाइवोर्स था वो भी लीगल कर दिया गया और डाइवोर्स जो है उसे अप्लाई करने के लिए मेन भी कर सकते हैं और वुमेन भी कर सकती हैं। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर द जॉब। अब लेडीज़ को भी ट्रेन किया जाने लगा जॉब्स के लिए। कुड बिकम द आर्टिस्ट और रन द स्मॉल बिजनेसेस। और ये ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही थी कि वो अच्छे एक आर्टिस्ट बन पाए, कोई स्मॉल बिजनेसमैन बन जाए, इस तरीके से। विमेंस स्ट्रगल फॉर द इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यू। लेकिन फिर भी लेडीज़ का जो स्ट्रगल था इक्वल पॉलिटिकल राइट का, वो कंटिन्यू चलता रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूज द लॉ ऑर्डरिंग द क्लोजर ऑफ द वुमेंस क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो रेन ऑफ टेरर था, यानी जो पीरियड था रेन ऑफ टेरर का, उस वक्त जो न्यू गवर्नमेंट थी उसने एक लॉ इशू किया जिसके अकॉर्डिंग जो लेडीज़ के जो वुमेन क्लब्स वगैरह थे, जो उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थे, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया और उनके जो पॉलिटिकल क्लब्स थे उनको भी क्लोज कर दिया। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी जिनको अरेस्ट कर लिया गया और नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी ऐसी थी जिनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। वुमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड द इक्वल वेजेस कंटिन्यू। लेकिन फिर भी लेडीज़ यहीं नहीं रुकी और जो वोटिंग राइट के लिए, इक्वल वेजेस के लिए वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट करती रही।
थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर इन द मेनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और लगभग अगले 200 ईयर्स तक पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ थी सब जगह लेडीज़ जो है मूवमेंट करती रहीं। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। और ये जो वोटिंग के राइट का के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा था, एक मूवमेंट सा हो गया था, वो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट में बदल गया ड्यूरिंग द लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ द फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर वॉज केप्ट अलाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी। और ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही थी फ्रेंच लेडीज़ ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर, ये एक इंस्पायरिंग मेमोरी बनकर रह गई और हमेशा जिंदा रही। इट वॉज फाइनली इन 1946 द वुमेन इन द फ्रांस ओन द राइट टू वोट। उसके बाद फाइनली 1946 के अंदर लेडीज़ को वोटिंग का राइट मिल गया। तो यानी इस टॉपिक में हमने ये देखा कि रिवोल्यूशनरी पीरियड में लेडीज़ ने जो रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेशन किया वो इस होप के साथ था कि उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें वोटिंग का राइट मिले, पॉलिटिकल राइट मिले जेंट्स की तरह, लेकिन उनको नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिया और बाद में जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उन्होंने थोड़ा कंसेशन दिया, उनकी एजुकेशन को कंपलसरी किया, मैरिज के अंदर उनकी परमिशन ज़रूरी थी और बहुत सारे राइट दिए, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल राइट नहीं मिला। और काफ़ी सेंचुरीज़ तक सिर्फ फ्रांस में नहीं, डिफरेंट कंट्रीज़ में पूरे वर्ल्ड में जो लेडीज़ थी वो यूनिवर्सल सफरेज मूवमेंट करती रही, यानी कि लेडीज़ को भी वोटिंग का राइट दिया जाए। और फ्रांस के अंदर ये चीज़ फाइनली हुई 1946 में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।